Hello, beta. Well, in last video, we have discussed about the impact of force. ठीक है. Now today we talk about the what. Right. In brief about all these impacts which is done by the force, like change in shape, which is temporarily, change in shape is permanent, change in the direction of the moving object, change in the speed of moving object, and stop a moving object or make a stationary object move. Stationary मतलब होता है बेटा रुका हुआ, stop जो रुका हुआ उसका मूव करना, right? चलो, look at the picture. Here you can see that a person is stretching a band. ठीक है, बैंड स्ट्रेच कर रहा है. अगर बैंड को रिलीज किया तो फिर से क्या होगा, अपने नॉर्मल प्लेस पे आ गया. हम स्पंज को स्क्वीज कर रहे हैं, प्रेशर हटाया, स्पंज नॉर्मल हो गया. हमने स्प्रिंग को स्क्वीज किया, प्रेशर हटाया, स्प्रिंग नॉर्मल हो गया. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको स्क्वीज करने पे उनका शेप चेंज होता है, मतलब या प्रेस करने पे उनका शेप चेंज होता है और थोड़ी देर बाद उनका शेप नॉर्मल हो जाता है, हम उनको बोलते हैं इलास्टिक. ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. हाँ, अब एक कन्फ्यूज़न क्या कि क्या सारी चीज़ें अपना शेप रिगेन कर लेती हैं. सपोज़ कि आपने फोर्स से एक ग्लास को फेंका, ग्लास टूट गया, मल्टीपल पीस में शैटर्ड हो गया, पर क्या फोर्स वापस लेने के बाद ये ग्लास एक हो पाएगा? नहीं. ठीक है, पेपर को आपने फाड़ दिया, शेप चेंज हो गया, क्या वो जुड़ जाएगा? नहीं. कैन को आपने स्क्वीज कर दिया, क्या वो कैन नॉर्मल हो जाएगा? नहीं. बिना दोबारा फोर्स लगा नॉर्मल नहीं हो सकता. तो इन शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि सॉलिड जो कंप्लीट सॉलिड होते हैं उनमें अगर फोर्स इम्पैक्ट हुआ तो उनका शेप परमानेंटली चेंज हो जाता है. बस इलास्टिक जो ऐसे सॉलिड जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही अपना शेप वापस रिगेन कर पाते हैं. गुड. हाँ, डायरेक्शन कब चेंज होता है? डायरेक्शन तब चेंज होता है बेटा जब फोर्स का दो डायरेक्शन अलग अलग हो, तब डायरेक्शन चेंज होता है. राइट. तो डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब दो अपोजिट फोर्स आपस में स्ट्राइक करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा. हाँ, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम होगा तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी. जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, एक बॉल सामने से कोई थ्रो किया, बॉल इस तरफ मूव कर रही है, अगर आपने इस पर और इम्पैक्ट लगा दिया, आपने इस पर अगर एक इम्पैक्ट और लगा दिया तो क्या होगा? अब ये बॉल आगे की तरफ मूव करेगी, स्पीड इसका बढ़ जाएगा. तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फोर्स का इम्पैक्ट. अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक, और मोशन इस तरफ है, तो मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो अगर मोशन इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, स्पीड बढ़ जाएगी, जैसा कि रॉकेट में या साइकिलिंग में होता है. ठीक है, साइकिल में क्या है, पहिया इस तरफ बढ़ रहा है और आप पैडल मार रहे हो आगे की तरफ, साइकिल और तेज मूव करेगी. जितना फास्ट पैडलिंग उतनी फास्ट साइकिलिंग. ठीक है, यहाँ देखो बॉल इस तरफ थी, फोर्स इस तरफ लगा, स्पीड बढ़ गई, पर इसका फोर्स कहाँ था? बिल्कुल बॉल के मोशन के अपोजिट, तो स्पीड रुक गई. तो मोशन में इम्पैक्ट तभी आएगा जब आपका फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा या अपोजिट होगा. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि फ्रिक्शन के बारे में. ठीक है, फ्रिक्शन कब लगता है बेटा? जब कोई दो फोर्स आपस में कांटेक्ट करते हैं, मतलब जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं तब जाके लगता है फोर्स, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल कंडीशन ऑफ सरफेस. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका फर्श गीला है तो फ्रिक्शन कम होगा, पाँव स्लिप कर सकता है. अगर फर्श ड्राई है तो फ्रिक्शन नहीं होगा. जैसे कि सड़क, रोड, उस पर चलना आसान है क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है. ठीक है, तो रफ होने से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. क्या बेनिफिट है फ्रिक्शन का बेटा? ये हमें चलने में हेल्प करता है. ठीक है, ये हमें पेपर में लिखने पे हेल्प करता है. ठीक है, ये रुकी हुई चीज़ों को मूव करने में हेल्प करता है. इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका क्या कहते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे जब आप बीट करते हो, उससे गिटार को रब करते हो तो वाइब्रेशन होता है, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है. मतलब फ्रिक्शन आपके कई जगह हेल्पफुल होता है, नुकसान भी होता है इसका बेटा. क्या कि आपकी स्पीड, अगर बॉल थ्रो किया आपने ग्राउंड पे, तो कुछ देर बाद बॉल जाके रुक जाएगी. क्यों रुक गई? बिकॉज सरफेस पे है एक अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉल को रोक देगा. ठीक है, दूसरा आपके शूज़ के सोल घिस जाते हैं चलते चलते, क्योंकि फ्रिक्शन से वेयर एंड टियर होता है. ठीक है, हीट जनरेट होता है,
ठीक है। सेम टाइम साउंड पोल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। जब आप साइकिल चला रहे हो या कोई मशीन चल रहा है, मशीन के जब पार्ट्स आपस में रब करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इससे साउंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट है? सबसे बढ़िया बेनिफिट है आप उसमें ग्रीस या लुब्रिकेंट यूज़ करो, ठीक है। बीच में एयर हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। या बॉल बेयरिंग हो, मतलब बॉल का छर्रे, जो साइकिल में छोटे छोटे छर्रे पड़ते हैं ना, फ्रिक्शन कम करने के लिए वो बॉल बेयरिंग्स होती हैं, उससे भी फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हमें यूज़ करना है, जो बात करेंगे वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बेटा, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट वो फोर्स होते हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ को जब अप्लाई करोगे, दो फोर्स अप्लाई करोगे, वो आपस में बिना टच हुए दूसरे बॉडी पर उसका इम्पैक्ट डाल देंगे, जैसे कि मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट अगर आप पास लेके आओ तो दूसरी चीज़ को फटाफट अपनी तरफ खींच लेगा बिना कोई फोर्स लगाए, ठीक है, राइट। जैसे कि अगर आप बॉल ऊपर फेंक रहे हो, वो बॉल अपने आप नीचे आ गई, किसके वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि आपको विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी दिस एक्टिविटी 11.6। क्या लिखा है? टेक अ पेयर ऑफ अ बार मैग्नेट, प्लेस अ लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल और अ वुडन रोलर as shown in figure 11.10. Now bring one end of the other magnet near the end of magnet placed on the roller. Why we using a roller? अभी डिस्कस किया हमने टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या करना था? आपको बॉल बेयरिंग यूज़ करनी थी। तो इससे क्या होगा, जब अगर मैग्नेट ज़मीन पर रखा जाएगा, सपोज अगर मैग्नेट है, अगर ज़मीन पर रखा जाएगा तो इसका इतना बड़ा सरफेस टच करेगा, और जितना अधिक सरफेस टच होगा उतना अधिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पे पेंसिल यूज़ की। पेंसिल सर्कुलर है, जस्ट एक्ट लाइक बॉल बेयरिंग स्फेयर्स बेयरिंग्स। इससे क्या होगा? कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस कम हो जाएगा, तो इससे बेटा फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने मैग्नेट में खेला होगा घर पे कई बार कि जब लाइक पोल होता है तो वो रिपेल करता है, अनलाइक पोल को अट्रैक्ट करता है। तो हमने क्या किया? ये रेड और रेड, जो यहाँ पे रेड दिख रहा है आपको, रेड और ये रेड, ये शो कर रहा है कि ये लाइक पोल है, ठीक है। और रेड और ये ब्लू शो कर रहा है कि ये अनलाइक पोल है। तो यस, आपको पता है कि लाइक पोल में क्या होगा? ये इसको यहाँ की तरफ पुश करेगा, ठीक है। लाइक पोल में क्या होगा? ये एक दूसरे को पुल करेंगे, ठीक है। पुश एंड पुल, दिस अ काइंड ऑफ अ फोर्स। और ये ऐसा फोर्स है जो कि इनविजिबल है, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट आपको नहीं दिखेगा, यहाँ बीच में गैप है, ठीक है। तो ऐसे फोर्स दूसरे बॉडी पर इम्पैक्ट करें बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट के, इनको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हाँ, तो force on another magnet without being in contact, this force exerted by a magnet is an example of a non contact force, ठीक है। तो जो फोर्स हम इम्पैक्ट करेंगे, यहाँ पे समझ सकते हैं आप, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कब? जब अनलाइक पोल होगा। रिपल्शन कब? जब लाइक पोल होंगे। लाइक मतलब नॉर्थ पोल, अनलाइक मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। Between object can also be seen as another form of pull or push. Do you have a bring the magnet in contact for observing the force between them? ये एक्टिविटी डिस्कस की हमने, तो आपको इससे समझ में आ गया कि कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जहाँ दो बॉडी आपस में टच होकर काम कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन, जैसे कि मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जहाँ दो ऑब्जेक्ट बिना टच हुए एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। In next video we discuss about the gravitational force, which is also example of a non-contact force.